तो बच्चे लोग हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका एक नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं एक्वा फोर्टिस। एक्वा का मीनिंग वाटर होता है, फोर्टिस मीन स्ट्रॉन्ग। एक्वा फोर्टिस का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वाटर। एक्चुअली इसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है, इसलिए इसका नाम एक और होता है एक्वा फोर्टिस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसका प्रिपरेशन पहले देखते हैं, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड्स। तो यहाँ पर दो आपके मेथड है प्रिपरेशन में। एक होता है स्मॉल स्केल पर, दैट कैन बी कॉल्ड एज लेबोरेटरी मेथड, और एक होता है लार्ज स्केल पर, कमर्शियल मेथड। दो हमारे कॉमन यूज करते हैं। इन स्मॉल स्केल बाय प्रिपरेशन इट कैन बी डन बाय एडिंग और ट्रीटिंग NaNO3 और पोटेशियम नाइट्रेट विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और एक होता है लार्ज स्केल बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। याद रखिए नाम को, ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे वो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। देखो पहला क्या होता है, इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन ए ग्लास रिटॉर्ट। इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इस केस में? ऑन हीटिंग वी विल गेट HNO3 plus NaHSO4। तो ये वो स्मॉल स्केल पर। अगर आपको प्रिपेयर करना है लार्ज स्केल पर तो हम क्या लिखते हैं? ऑन लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसका। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द, इसमें देखो हमारे इसमें स्टेप 3 होंगे। पहले होता है अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं NO के फॉर्म में, फिर NO का ऑक्सीडेशन करते हैं तो NO2 बनता है, फिर NO2 को पास करते हैं वाटर में, तब बनता है हमारा HNO3 plus NO। NO2 अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इन एक्वस मीडियम। तो वही यहाँ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। पहला स्टेप क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। पहला पॉइंट क्या है? कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है? प्लेटिनम एंड रोडियम गॉज इज टेकन एज कैटलिस्ट। रिएक्शन का 4 मोल अमोनिया गैस प्लस 5 मोल्स ऑफ O2। O2 कहाँ से लेंगे? एयर से। Pt एंड RH गॉज इज टेकन एज कैटलिस्ट। यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड है टेम्परेचर अराउंड 500 केल्विन और प्रेशर है 9 बार। तो क्या बनता है पहले स्टेप में? NO गैस प्लस वाटर बनेगा। सब वेपर फेज में होंगे बिकॉज यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। एट दिस हाई टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन वाटर आपका क्या होगा? वेपर फेज में। फिर क्या होता है? यहाँ पे बनेगा पहले स्टेप में NO, फिर NO का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है? NO2 गैस। NO thus form combine with O2 to give NO2 gas। जितना बनेगा NO that will combine and keep on combining with O2 further। और क्या बनता है? NO2 रिवर्सिबली। फिर क्या होता है? NO2 thus form dissolves in water to give HNO3। तो यहाँ पे 3 मोल्स लिया है NO2 का, तो क्या बनता है? 2HNO3 plus NO। यहाँ पर जब NO बनता है रिएक्शन में, दिस कैन अगेन बी रिसाइकल्ड इन द प्रोसेस। NO thus formed is recycled and then aqueous HNO3 can be concentrated to around 68% strength by mass on distillation। बॉईल करते हैं, वाटर इवापोरेट करते रहेंगे तो इतना बनता है। अगर आपको और रिक्वायर्ड है, हायर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है तो क्या करते हैं? फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ अप टू 98% कैन बी अचीव्ड बाय डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा वो प्रिपरेशन मेथड के लिए। चार्ट में आपको एक मेथड और दे दूंगा बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका ओस्टवाल्ड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के क्वेश्चन के लिए भी है, वैसे भी बोर्ड के लिए भी है और एंट्रेंस के लिए भी है। नाउ वी कैन टेक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट वी कैन टेक इन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वी टेक फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन वी टेक केमिकल प्रॉपर्टीज। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं इट इज colorless liquid, it is colorless liquid, freezing point is taken 231.4 Kelvin and boiling point is 355.6 Kelvin। boiling point काफी अधिक है। इसका रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन द मॉलिक्यूल्स दे विल हैव एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे जो हम यूज करते हैं लैब के अंदर, लेबोरेटरी ग्रेड HNO3। ये आप यूज करते हैं लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी ग्रेड कंसंट्रेटेड HNO3 contains around 68% of HNO3 by mass and has
स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम एज डेंसिटी कैन से हियर विदाउट यूनिट, रेशियो होता है डेंसिटी का सॉल्यूशन का वाटर का 1.504। फिर क्या होता है गैसेस, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज प्लेनर मॉलिक्यूल, सारे एटम सेम प्लेन होंगे। इसमें होता क्या है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, दोनों बाई रेजोनेंस से क्या होता है दोनों बॉन्ड इक्वलेंट होते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा HNO3 का। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर आपको रफली ड्रॉ करते हैं फॉर बॉन्ड एंगल पर्पस और बॉन्ड लेंथ पर्पस तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट राइटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे हमारे एक ये बॉन्ड दिया है, एक ये बॉन्ड दिया है, एक बॉन्ड लेंथ ये है, एक बॉन्ड लेंथ ये है और एक बॉन्ड लेंथ आपका ये होगा। तो कितना कितना सारा वैल्यू है बॉन्ड लेंथ का, ये स्मॉल होता है, H का साइज छोटा है तो अराउंड 96 पिकोमीटर। फिर जो यहाँ पर आपका बॉन्ड लेंथ है वो होता है 140.6 पिकोमीटर। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हुआ उसमें चार्ज सेपरेशन की वजह से, चार्ज नहीं होता है इसमें। और यहाँ पे आपका जो रहेगा बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर और यो यहाँ पे एंगल आपका है दैट इज अराउंड 130 डिग्री। द बॉन्ड एंगल टेकन इज 130 डिग्री और यहाँ पे आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 102 डिग्री। याद नहीं करना है, मैंने आपको लिख के दिए साफ दे दिए हैं कि यहाँ पर क्या होता है OH का साइज, H का साइज छोटा है तो ये सबसे कम होगा बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर क्या होता है रेजोनेंस आएगा तो दोनों बॉन्ड कैसे होता है बोथ बॉन्ड कैन बी डबल बॉन्ड, तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होता है तो एंगल बड़ा होता है। और क्या होता है बिकॉज ऑफ हायर बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड ऑर्डर दे हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ और ये होता है आपका लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। इफ इट इज नाइट्रेट आयन वहां पर क्या होता है ऑल बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ बिकम इक्वल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल पाते हैं, तो आपके ये डबल बॉन्ड जो प्योर होते हैं और व्हिच हैव हाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, इट हैव मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स और लॉन्गर बॉन्ड लेंथ ऑफ एरो बॉन्ड्स। ये इसका स्ट्रक्चर होता है HNO3 का। और क्या होता है सॉल्यूशन में इट गिव हाइड्रोनियम आयंस बिहेविंग एज स्ट्रांग एसिड। क्या होता है इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3 behaves as strong acid and gives hydronium ions and nitrate ions क्या होगा इसमें रिएक्शन का देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन में HNO3 का। तो क्या आपको देगा विदाउट इक्विवेलेंस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो हाइड्रोनियम आयंस प्लस नाइट्रेट आयंस। ये इसका हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सम इंट्रोडक्शन। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है HNO3 का क्योंकि इसमें 3 एसिड होते हैं। एक होता है अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे तो एक होता है आपका अराउंड 70% HNO3 by mass or by weight it is called as concentrated nitric acid, concentrated HNO3। एक होता है when there is strength around 20% HNO3 by weight तो इसको बोलते हैं हम dilute solution of HNO3। और एक होता है concentration around 6% by mass तो इसको हम बोलते हैं very dilute नाइट्रिक एसिड। तीनों क्या होते हैं ऑल थ्री दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। 70% HNO3 will be called as concentrated HNO3, 20% is called dilute HNO3 and when the strength is 6% it is called as very dilute nitric acid। तो तीनों क्या होते हैं दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डेफिनेटली जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है वो क्या होगा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पर कम कंसंट्रेशन होता है तो इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली फ्यू मेटल्स नॉट ऑल एलिमेंट्स। इसका रीजन क्या होता है स्ट्रेंथ कम होगा तो कंसंट्रेशन कम होने से क्या होगा विल बी लेस इफेक्टिव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें कुछ कॉमन रिएक्शन देखते हैं इन तीनों कंपाउंड का। तीनों क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
तो नाउ वी टेक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछता है आपके। बहुत हाई चांस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा कि हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं ऑफ डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स बाई डाइल्यूट HNO3 और बाई कंसंट्रेटेड HNO3 और बाई वेरी डाइल्यूट HNO3। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आपको हेल्प करेंगे ऐसे केस में प्रोडक्ट बनाने के लिए। देखो एक तो हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला दिया है मेटल्स अवेलेबल हेड। इसका मीनिंग क्या होता है? ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। अवेलेबल हेड का मतलब होता है कि दे हैव लोअर E0 Rp। मींस क्या होता है? दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स। दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स। तो अगर आपके मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो आपका जैसे जिंक है, आपका आयरन है, एक टिन भी होता है। टिन में थोड़ा डिफरेंस है। टिन बिहेव एज टिन शोस सम एक्सेप्शन, तो उसको लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, बट टिन का भी रिएक्शन सेम टाइप का होता है दो स्टेप में। देखो पहला क्या यहाँ पर है, अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं किससे, मेटल्स का, जिंक हो चाहे आयरन हो, सेम टाइप का प्रोडक्ट बनता है। विद 70% नाइट्रिक एसिड क्या बनेगा? NO2। इससे बनेगा आपका NO2। बाकी क्या बनेगा आपका? मेटल नाइट्रेट्स। यहाँ पर क्या बनता है? प्रोडक्ट इज मेटल नाइट्रेट प्लस क्वेश्चन ही पूछता है कि HNO3 विल कन्वर्ट टू विच प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देगा NO2 गैस। अगर हमारा रिएक्शन करते हैं विद कंसंट्रेटेड HNO3, अगर आपका डाइल्यूट होगा तो क्या बनेगा इसमें? N2O। और अगर वेरी डाइल्यूट है तो क्या बनेगा? यहाँ बनता है अमोनिया। बट अमोनिया क्या करता है? कंबाइन कर देगा आगे किससे? नाइट्रिक एसिड से। तो क्या बनता है प्रोडक्ट फाइनली यहाँ पर? अमोनियम नाइट्रेट। कि पहले अमोनिया तो सिंपल है, जितना डाइल्यूट होगा उतने डिफरेंस ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। यू कैन मेमोराइज और ट्राई टू कीप इन दैट माइंड। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन था तो स्टेट +5 से +4 गया, डाइल्यूट में +5 से +1 गया, और वेरी डाइल्यूट में कहाँ पे गया? +5 से -3 चला जाता है। बाकी तो अमोनिया बेसिक कंपाउंड होता है, तो ये एसिड है, तो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं फाइनली? अमोनियम नाइट्रेट। इसके जगह अंदर प्रोडक्ट में एग्जांपल दिया है जिंक का हमने रिएक्शन किया विद कंसंट्रेटेड HNO3, तो रिएक्शन आपको जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 गैस प्लस वाटर। अगर हमारा ऐसे रिएक्शन किया हमने जिंक का विद डाइल्यूट HNO3 तो क्या आपका बनेगा प्रोडक्ट है? N2O प्लस 5H2O। जिंक नाइट्रेट से बन रहा है, प्लस यहाँ पर क्या बना? वेरी डाइल्यूट में देखो इसी को अगर डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनता है? 2 मोल ऑफ वाटर प्लस N2O। तो वही है वाटर टू मोल कंपोजिशन आपको है। तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे टिन में क्या होता है? टिन का जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। इट डजंट गिव टिन नाइट्रेट, बट यहाँ बनता है प्रोडक्ट क्या? ये सेम है, NO2 बनेगा। बट यहाँ पर क्या बनता है? इट फॉर्म मेटा स्टैंडिक एसिड विद कंसंट्रेटेड HNO3, और डाइल्यूट में क्या बनता है? अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ बनता है टिन नाइट्रेट। +2 स्टेट है यहाँ पे टिन का। तो ये हुआ एक सीरीज की कहानी। अगला सीरीज क्या होता है? मेटल्स बिलो लेड। लेड को इंक्लूड करते हैं इसमें। इसका मतलब क्या होता है? इनका रिएक्टिविटी कम होता है, इनका E0 Rp वैल्यू हाई होता है, दे हैव हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? कम रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अगर हम रिएक्शन करते हैं इन कंपाउंड का विद 70% HNO3 तो बनेगा NO2। ये कॉमन दोनों में, देखो ये पॉइंट कॉमन है। तो कहने का मेरा आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इवन मेटलॉइड्स, सब में अगर हम रिएक्शन करते हैं किससे? विद कंसंट्रेटेड HNO3, तो ऑल द रिएक्शन गिव सेम प्रोडक्ट ऑफ HNO3 दैट इज NO2 गैस। हाँ, अगर डाइल्यूट लेंगे तो प्रोडक्ट दो टाइप का बन रहे हैं, एक NO बन रहा है, एक N2O बन रहा है। अगर हमारे मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो क्या होता है? N2O बनता है। कम रिएक्टिव होंगे तो क्या बनता है? NO। और अगर हमारा यहाँ पे वेरी डाइल्यूट है तो रिएक्शन होगा ही नहीं इस केस में। तो कॉपर का एग्जांपल आपको लिखा है रिएक्शन में, कॉपर का, सिल्वर का, लेड का सेम टाइप का रिएक्शन होगा। यहाँ पे एक डिफरेंस है मरकरी वाले केस में कि इट फॉर्म मर्क्यूरस नाइट्रेट। देखो ये रिएक्शन आपका डाइल्यूट से, तो यहाँ बना NO गैस, यहाँ पे कंसंट्रेटेड से बनता है NO2 गैस। मरकरी में आपका बनेगा, रिएक्शन किया हमने मरकरी का विद कंसंट्रेटेड HNO3, ये तो देगा NO2 गैस, लेकिन ये क्या बनाएगा इसमें? मर्क्यूरस नाइट्रेट। आपका डाइल्यूट हो चाहे वेरी डाइल्यूट हो, इफ यू टेक वेरी डाइल्यूट HNO3, सॉरी इफ यू टेक डाइल्यूट HNO3 तो क्या बनेगा? NO गैस। और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है मर्क्यूरस नाइट्रेट। तो अगर हम मरकरी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं, मरकरी का ऑक्सीडेशन करते हैं भाई HNO3, तो इट गिव प्रोडक्ट मर्क्यूरस नाइट्रेट। ये एग्जांपल हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अगर हम रिएक्शन करते हैं लेट्स से नॉन मेटल्स का और मेटलॉइड्स का, वहां भी कॉमन टाइप का है, कॉमन पैटर्न है, आपको याद करना भी बहुत इजी रहेगा इसमें। देखो अगर हम रिएक्शन करते हैं किसका, कोई भी हम ले लेंगे, सपोज यहाँ पे नॉन मेटल और मेटलॉइड्स,
नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, अगर हम इनका रिएक्शन करते हैं किससे, विद कंसंट्रेटेड HNO3, देन द रिएक्शन के विच प्रोडक्ट, आपको यहाँ पे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है एक फॉर्म ऑफ ऑक्सो एसिड, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सो एसिड, और साथ में क्या बनेगा आपका NO2 गैस। एक फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसे अगर आप रिएक्शन करते हैं सपोज आर्सेनिक का, और हम रिएक्शन करते हैं इसका सल्फर का, फास्फोरस का, या हम रिएक्शन करते हैं कार्बन का, और टेक रिएक्शन ऑफ एंटीमनी, तो क्या देगा इसमें, अगर हम इसका सबका रिएक्शन करते हैं किससे, विद कंसंट्रेटेड HNO3, आई एम नॉट राइटिंग द बैलेंस रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सब केस में, यहाँ पे एक फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये आपको देगा आर्सेनिक एसिड प्लस NO2 गैस, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हायर है +5 में। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब एलिमेंट का 2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो हायर को एक फॉर्म बोलते हैं, लोअर को अस, लाइक नाइट्रस, वहां पे N का स्टेट +3 होता है, नाइट्रिक एक फॉर्म आ गया इसमें, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन पर +5 होता है, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, तो यहाँ पर सल्फर में अगर क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे क्या बनेगा H3PO4, फॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और सिंपली फॉस्फोरिक एसिड, कार्बन देगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सबका नाम लिखो तो हर एक में एक दिखता नाम के अंदर एक फॉर्म। यहाँ पे क्या देगा एंटीमनी विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग कंपाउंड H3SbO4 एंटीमोनिक एसिड, तो ये सब बनेगा इसमें एक फॉर्म ऑफ ऑक्सो एसिड प्लस NO2 गैस बनता है। अगर हम रिएक्शन करते हैं यहाँ पर नॉन मेटल्स का, और सॉरी ये था नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, चलो करेक्शन कर लीजिए, आर्सेनिक आपका मेटलॉइड है, एंटीमनी मेटलॉइड है, और सब नॉन मेटल थे, तो रिएक्शन नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का, किससे रिएक्शन करते हैं, विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो क्या हुआ इसमें, नो रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर, नो रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर, बट इफ यू टेक हाई टेम्परेचर तो रिएक्शन होगा, एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन टेक प्लेस विद डाइल्यूट HNO3, रिएक्शन विल अकर एट हाई टेम्परेचर, तो क्या देगा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर, ये आपको देगा इसमें एक फॉर्म, ये पहला पॉइंट कॉमन है, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सो एसिड प्लस यहाँ पे था NO2 गैस, और यहाँ पे क्या बनता है NO गैस, ये डिफरेंस है। अगर आप डाइल्यूट लेंगे यहाँ पर HNO3 विद सेम, आपका जो सपोज हम लेते हैं सेम यहाँ पे नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तो इनका अगर रिएक्शन करते हैं विद डाइल्यूट HNO3 एट हाई टेम्परेचर, तो ये क्या देगा सब, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सो एसिड प्लस NO गैस सबका बनेगा प्रोडक्ट में। यहाँ पे बनता है NO2 गैस, तो सिंपल ध्यान रखो कि अगर हम रिएक्शन करते हैं किसी भी मेटल का, नॉन मेटल का, मेटलॉइड का विद कंसंट्रेटेड HNO3, सब में क्या बनता है NO2 फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, और जो आपके सेकंड रिएक्टेंट है वो आपके बनाएंगे नाइट्रेट ऑफ द मेटल्स और नॉन मेटल्स, या जो भी ऑक्सो एसिड बनते हैं इस केस में। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट और भी हैं, एक होता है मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, ये क्या बनाते हैं, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, दे गिव हाइड्रोजन गैस and metal nitrates, hydrogen gas and metal nitrates with very dilute or dilute nitric acid। यहां पर इसको आराम से आप नोट पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा इस केस में, बहुत सिंपल आपको तरीका बोल दिया है, आपको का रट्टा मारने का आपको हेडेक ही नहीं है। अगर हमारा कंसंट्रेशन हाई है तो NO2, और डाइल्यूट में बनता है NO, और उसमें कॉमन है एक फॉर्म ऑफ ऑक्सो एसिड, हैलोजेंस में बनता है हेलिक एसिड HXO3, आयोडीन लाइक आयोडिक एसिड। यहाँ पे और कुछ 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे क्या, कुछ आपके एलिमेंट होते हैं लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। These metals become passive, metals become passive on reaction with
passive on reaction with, these metal become passive on reaction with concentrated HNO3. Concentrated HNO3 means the concentration is nearly about 80%. उस केस में क्यों होते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस ऑफ द मेटल। इसको कैसे रट्टा मानेंगे? 5 एलिमेंट है, तो इसको एक सेंटेंस बना सकते हैं उसमें, फेंको नहीं करारे आलू। अगर हिंदी पढ़ना आता तो हिंदी लिखो, अदर्स फेंको नहीं करारे आलू। हिंदी में पढ़ लो अगर पढ़ना हो तो। हर एक एलिमेंट का अलग नाम आएगा, फेंको नहीं करारे आलू। हर एक एलिमेंट के लिए एक वर्ड आपका जाएगा, फेंको। फेंको मींस कंबाइंड है आयरन कोबाल्ट का, नहीं निकल का, करारे क्रोमियम का है, आलू मींस एल्यूमिनियम का। तो ये 5 एलिमेंट होते हैं व्हिच बिकम पैसिव ऑन रिएक्शन विद concentrated HNO3 when concentration taken is equal to more than 80%। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। उससे फिर आगे रिएक्शन नहीं हो पाता है बिकॉज दैट लेयर इज इम्परवियस और अनरिएक्टिव टाइप हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे हुए पॉइंट्स। अब आपका नेक्स्ट आएगा इसमें ब्राउन रिंग टेस्ट, थोड़ा वो देख देते हैं। तो यहाँ पर एक टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछता भी है, आपका एनसीईआरटी में दे रखा है इस पॉइंट को। देखो होता है क्या, ये टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन के लिए और नाइट्राइट आयन के लिए, दोनों भी हो सकते हैं। नाइट्रेट में आपका टेस्ट यूज होता है स्पेशली। यहाँ पे क्या होता है टेस्ट ऑफ नाइट्रेट में कि एक तो इसमें क्या होता है, आपका जो फेरस आयन के अंदर ये एबिलिटी है कि दे कैन रिड्यूस आयरन नाइट्रेट आयन टू NO, खुद का ऑक्सीडेशन होगा इस केस में। उसके बाद क्या होता है, फिर ये कंबाइन करते हैं विद NO टू फॉर्म द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो क्या इसमें होता है, देखो हम पहले क्या करते हैं, इसमें एक सोल्यूशन लेते हैं, एक्वा सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट, इसमें हम ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट इक्वल वॉल्यूम, दोनों मिक्स करते हैं। और फिर क्या करते हैं, देन भी मान लो हमारे टेस्ट ट्यूब है, मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड किया, पहले एक्वा सोल्यूशन ले लिया नाइट्रेट का, उसमें हमने उतना ही वॉल्यूम ऐड किया सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट का, ये आपका सोल्यूशन यहाँ तक मान लो हो गया। फिर हम इसी में ऐड करते हैं थोड़ा टेस्ट को टेढ़ा कर लेंगे टेस्ट ट्यूब को, फिर यहाँ से डालते हैं बाहर से सोल्यूशन किसका, देन वी ऐड 2-3 ml solution of concentrated sulfuric acid along the side of test tube। फिर क्या होता है, at the junction of two liquids, जहाँ भी ये दो लिक्विड मिलते हैं, that is called interface, और the junction of two liquids क्या बनता है, there is formation of brown colored ring, that is called as brown ring complex। तो थोड़ा लिखा है, इसका लैंग्वेज लिख दिया है, it depend on the ability of ferrous ion to reduce nitrate ion to NO, which then react with ferrous ion to form a brown ring or brown colored complex। इसमें करते कैसे, अप्रोच क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर, तो ऐड इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट एंड देन केयरफुली ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड along the side of test tube, at a brown colored ring is formed at the junction or interface of two solutions, indicate the presence of or confirm the presence of nitrate ion in the solution। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है नाइट्राइट का और नाइट्रेट का, नाइट्राइट आयन गिव द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बिफोर वी ऐड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पर आपको ऐड नहीं करना पड़ता है, एंड सॉल्यूशन विल बी एक्चुअली ब्राउन देयर। तो ब्राउन रिंग एक्चुअली नहीं बनता इसके, इसमें ब्राउन सॉल्यूशन का ब्राउन कंपाउंड से बनता है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, पहले नाइट्रेट का हमने नाइट्रेट आयन में लेफ्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करें फेरिक आयन में, बट खुद का रिडक्शन को क्या बनाता है, NO बनता है। और फिर क्या होता है, इस NO का हम जब आगे रिएक्शन करते हैं इस आयरन +2 से एक्वा सॉल्यूशन व्हिच इज ऑक्टाहेड्रल टाइप कॉम्प्लेक्स, तो क्या बनेगा इसमें FeH2O5 NO2+ एंड आयरन वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर को रिप्लेस करता है NO लिगेंड के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कि इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर आयरन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम सोचते हैं कि आयरन का स्टेट +2 था, यहाँ +2 रहेगा, लेकिन उस केस में हम रॉन्ग होते हैं। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, जो इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम अज्यूम करते हैं कि आयरन का स्टेट +2 रहेगा, तो क्या होगा, व्हेन वी टेक आयरन इन +2 स्टेट,
तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6? फॉर आर्गन 3d6 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? व्हाट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? इन d6 वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो एंड कैलकुलेशन ऑफ μs कितना आना चाहिए? रूट n इंटू n+2 से रिलेशन से, तो रूट 24 बोहर मैग्नेट्रॉन आना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या गया है? दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यूज, बट एक्चुअल में क्या है? फॉर द कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हैज μs 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन, दैट इज हाउ मच? रूट 15 बोहर मैग्नेट्रॉन। अगर हम इसको इक्वेट करते हैं रिलेशन को, इसका फॉर्मूला होता है ना μs का, रूट n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो यहां से n क्या मिलता है मेरे पास है 3। इसका मीनिंग क्या है? दिस कॉम्प्लेक्स विल हैव इन आयरन 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? तो होता क्या है कि यहाँ पे एनो न्यूट्रल लिगेंड होता है, देयर इज चार्ज ट्रांसफर। एक्चुअली होता क्या इस केस में, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो आयरन होता है +2 स्टेट में, उसके साथ रिएक्शन होगा NO का, और क्या बनेगा इस केस में? आयरन बनता है +1 स्टेट में, प्लस NO बिकम NO+। अब क्या होता है, अगर आयरन +1 हो गया तो इसका मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आयरन, तो +2 में था कॉन्फ़िगरेशन 3d6, तो अब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट में हो जाएगा इसमें आर्गन 3d7 configuration, and when we have argon in 3d7 configuration it will have 3 electron unpaired। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। यहाँ पर NO does not remain neutral ligand but NO become NO+। NO यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है? NO+ के फॉर्म में होता है। हमने क्यों लिखा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है? इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम अज्यूम करते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही रहेगा, उस केस में इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस केस में आपका जो μs आएगा रूट 24 बोहर मैग्नेट्रॉन होना चाहिए इस रिलेशन के हिसाब से, अगर n4 होगा। लेकिन n3 होने पे क्या होता है? रूट आपका आएगा 15 बोहर मैग्नेट्रॉन, दैट इज 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन। इसलिए हम बोलते हैं कि देयर इज चार्ज ट्रांसफर। हम क्या बोलते हैं वर्ड यहाँ पे? देयर इज चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम NO टू आयरन +2। व्हाट इज मीन ऑफ चार्ज ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा NO से आयरन +2 के पास, तो क्या बनता है? NO+ बनेगा और आयरन +1 हो जाता है। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा तो इसमें आएगा 3d7 कॉन्फ़िगरेशन, और अगर 3d7 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें 3 होंगे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। उससे हम बोल सकते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर को हम +1 यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। अब हम यहाँ पे एक कुछ देखते हैं इस कंपाउंड के यूजेस। थोड़े से यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है ये, जो बॉम्ब बनाते लोग हैं पटाखे के लिए चाहे फिर धमाके के लिए, उसमें बहुत कॉमन कंपाउंड है नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स यूज करते हैं। तो इसके मेजर यूजेस क्या क्या हैं ऑफ नाइट्रिक एसिड? First we can take in manufacture of, used in manufacturing of ammonium nitrate for fertilizers, और साथ में क्या होता है and other metal nitrates for used in एक्सप्लोसिव्स, बम धमाके एक्सप्लोसिव्स के लिए, और पायरोटेक्निक्स। व्हाट इज पायरोटेक्निक मींस? पायरोटेक्निक्स टेक्निक्स लिखो उसमें CS। एक्चुअली होता क्या है पायरोटेक्निक्स में? पटाखे चलाते हैं, क्या वो देखना कलर्स निकलते हैं बहुत सारे हैं, तो जैसे दिवाली हुआ या और कोई फेस्टिवल हुआ या किसी और भी हम जैसे ओकेजन पे चलाते हैं पटाखे, तो रात के टाइम पटाखे चलाने में समटाइम देखिए ग्रीन लाइट, रेडिश कलर लाइट, डिफरेंट कलर की लाइट निकलती है। क्या होता है इसका रीजन है? दैट इज कॉल्ड पायरोटेक्निक। पटाखे चलते हैं तो यहाँ पे मेटल नाइट्रेट होते हैं, उनका यूज होता है, तो कलर आता है इसमें बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल आयंस
जो साथ में कंपाउंड साथ रहते हैं कंबाइन करके बनाते हैं, तो दैट इज पायरोटेक्निक्स मींस पटाखे वगैरह बनाते हैं, इसमें कलर्ड लाइट जलते हैं, उसके लिए स्पेशली यूज करते हैं, पायरोटेक्निक बोलते हैं इसको। फिर क्या है, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ, और क्या इसमें आएगा, फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये सब एक्सप्लोजिव के फॉर्म में काम आते हैं। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT, एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स, उसमें काम आता है प्रिपरेशन में नाइट्रो कंपाउंड्स। इसमें अगला आता है यूज यहाँ पे फॉर पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। पिकलिंग का मीनिंग क्या होता है कि मान लो हमारा जैसे स्टील के ऊपर कलर क्या होता है कि धीरे धीरे इम्प्योरिटी स्टेन होते हैं, सरफेस के ऊपर इम्प्योरिटी होता है ऑफ डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या और कोई होता है स्टेन्स, तो उनको रिमूव करते हैं एकदम शाइनिंग करने के लिए, तो उसमें काम आता है पिकलिंग, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, रिमूवल ऑफ स्पॉट्स, स्टेन्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्टेनलेस स्टील, तो दैट इज कॉल्ड पिकलिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील। एचिंग ऑफ मेटल्स, एचिंग का मीनिंग क्या होता है कि हमें डिजाइन बनाना होता है मेटल के ऊपर है ताकि एक फ्रेम बना सकें, इसको हम बोलते हैं मास्टरपीस बोल सकते हैं इसको, मतलब इसके प्रिंट हम लेके और भी बना सकते हैं चीजों को है, तो एचिंग ऑफ मेटल्स को बोलते हैं। एंड ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, ये इसका डेफिनेट आएंगे मेन एप्लीकेशंस ऑफ नाइट्रिक और यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारा कंपाउंड खत्म होता है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड। तो बच्चे लोग हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसमें क्या है, फास्फोरस का देखते हैं पहले। फास्फोरस में क्या होता है कि इसके भी डिफरेंट होते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स, उनमें से कुछ कॉमन है, जो कॉमन है वो हम थोड़ा स्टडी करेंगे यहाँ पर, उनका प्रॉपर्टीज, उनका स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ कंपाउंड्स है फास्फोरस के। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले फास्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन से हैं। इन नेचर इट इज फाउंड इन मेनी फॉर्म्स, बट जो हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर तीन ही है। एक जो हमको पढ़ना है, एक है व्हाइट फास्फोरस, इसी को बोलते हैं येलो फास्फोरस, इसको बोलते हैं येलो फास्फोरस बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है ऑन लाइट एक्सपोजर इट बिकम येलोइश। तो व्हाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही होता है। एक होता है रेड फास्फोरस और एक होता है ब्लैक फास्फोरस। इनका स्ट्रक्चर्स वेरी करता है, कैसे वेरी करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस की, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरस, इट इज प्रिपेयर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय heating calcium phosphate with coke and silica in electric furnace at high temperature of 1773 Kelvin temperature। तो क्या होता है, हीट करने पर कैल्शियम फॉस्फेट को यहाँ पर क्या मिलेगा इस केस में, पहले मिलता है कैल्शियम सिलिकेट प्लस फास्फोरस विल चेंज टू P4O10, और फिर क्या है P4O10 का हम रिडक्शन करते हैं यूजिंग कार्बन कोक के साथ में, तो ये रिडक्शन होगा इसमें 10 कार्बन से क्या देगा P4 एंड CO गैस। तो ये आपका होगा प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरस। यहाँ पर क्या बनता है, फास्फोरस के वेपर बनते हैं, जो कंडेंस होते हैं वो क्या बनाएंगे, व्हाइट फास्फोरस। तो वेपर ऑफ फास्फोरस कंडेंस टू गिव व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, इट हैव डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स। तो आपका ये स्ट्रक्चर दिया है P4 मॉलिक्यूल का, इट हैज डिस्क्रीट P4 यूनिट्स एंड इट बिकम येलो ऑन एक्सपोजर टू लाइट। तो यही होता है आपका, ये आपका व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। इसमें सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो यू कैन सी P एंगल्स, ऑल एंगल्स विल बी 60 डिग्री। और जो यहाँ पर दिया है बॉन्ड लेंथ का वैल्यू वो है PP बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ इज 221 पिकोमीटर। फिर क्या है यहाँ पर देखो, इसी को हमने बोला क्या कि व्हाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस सेम होते हैं। अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे लाइट की तरफ तो क्या होता है, इट ओनली बिकम येलोइश। ये होता क्या है, ट्रांसलूसेंट होता है, नॉट एग्जैक्टली नॉन ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसल्यूसेंट। इट इज व्हाट, इसका जो आगे प्रॉपर्टी दिखा हुआ है, इट इज सॉफ्ट वैक्सी व्हाइट सॉलिड विद गार्लिक ओडर। स्मेल इसका आता है गार्लिक का। इट इज हाईली पॉइजनस
एंड कैन बी कट विद नाइफ। एक्चुअली इसका जो सॉफ्ट के नेचर क्या होता है, देखो यहाँ पे सॉफ्ट क्यों होता है, यहाँ पर डिस्क्रीट होंगे P4 मॉलिक्यूल्स और उनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। इससे होता क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और इसका देखो स्ट्रक्चर में क्या है, एंगल स्ट्रेंथ हाई होगा। हमारा जो एंगल स्ट्रेंथ जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था आइसोमरिज्म के अंदर, कि एक टर्म होता है एंगल स्ट्रेन, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है जितना होना चाहिए थ्योरेटिकल उससे कम एंगल होता है, तो क्या होगा उस केस में एंगल स्ट्रेन आता है, अराइज होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल बॉन्ड एंगल एंड थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल्स। तो इस केस में एंगल काफी कम होता है। इससे क्या होता है, द कंपाउंड हैव एंगल स्ट्रेन, और इससे क्या होता है, द कंपाउंड इज हाईली रिएक्टिव। हमारे डिफरेंट एलोटॉप्स में फास्फोरस के इन सब में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है व्हाइट फास्फोरस। इट कैन कंबाइन विद मेनी अदर रिएक्टेंट और एलिमेंट्स डायरेक्टली विदाउट इवन हीट। अभी प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे केमिकल में, बताएंगे पॉइंट ये वाला। तो एक तो क्या है, सॉफ्ट होता है, सो इट कैन बी कट विद नाइफ, और हाईली पॉइजनस। व्हेन इट इज हाईली पॉइजनस तो क्या इसका मीनिंग होता है कि अगर किसी बंदे ने ले लेता है अराउंड 0.15 ग्राम ऑफ फास्फोरस, दैट कैन बी फैटल। उतना 0.15 ग्राम देने से भी आदमी मर सकता है। और क्या होता है इस केस में, देखिए जो लोग होते हैं काम करते हैं विद फास्फोरस, वहां पर क्या होता है, दे हैव वन डिसीज कॉल्ड एज फॉसी जॉ, मतलब उनके जॉ होते हैं दे बिकम सॉफ्टर एंड डिके, तो उसको क्या फॉसी जॉ, बिकॉज ऑफ दिस हाईली रिएक्टिव नेचर। तो एक होता है ना, पीपल वर्किंग विद फास्फोरस develop a disease due to its poisonous nature called as Fauci jaw। ठीक है, फिर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है इसके। इसका रीजन क्या होता है, लो होने का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का, बिकॉज दे हैव ओनली वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट P4 यूनिट्स, और क्या, इट इज इनसॉल्युबल in water but soluble in carbon disulfide, alcohol, ethers। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में it can dissolve। It is stable up to 1070 Kelvin temperature, but in vapor state, but after this temperature it dissociate to give P2 molecules beyond this temperature। फिर अगला प्रॉपर्टी क्या है, ड्यू टू वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। एक क्या होता है, अगर हमारा टेम्परेचर पहुंचेगा 303 केल्विन, इससे काफी कम होता है इग्निशन टेम्परेचर। इसको अगर हम बाहर छोड़ देंगे और अगर हमारा टेम्परेचर पहुंचेगा 303 केल्विन, तो क्या होता है, इट विल कैच फायर। सो होता क्या है, इसको रिएक्शन से बचाने के लिए क्या करते हैं, इट इज केप्ट बिलो वाटर। इसको हम स्टोर करते हैं बिलो वाटर, अंडर वाटर, ताकि एयर से कांटेक्ट ना हो पाए। इसका रीजन क्या है, हाई रिएक्टिविटी का। इसका जो एंगल स्ट्रेंथ पॉइंट है, इसकी वजह से क्या होता है, इट इज सो रिएक्टिव। ठीक है ना, तो आपको जो रिएक्टिविटी होता है, इसका रीजन क्या है रिएक्टिविटी का, एंगल स्ट्रेन इन द कंपाउंड। इसका एक प्रॉपर्टी और क्या होता है साथ में इसी के अंदर, देखिए जो अगर हम बाहर छोड़ दें क्या बनेगा इसमें, इट रेडली कैचेस फायर, रेडली कैचेस फायर, कैचेस फायर इन एयर, गिविंग dense fumes of P4O10, dense fumes of P4O10, उसका फ्यूम्स मिलता है P4O10 का। रिएक्शन हुआ P4 का, रिएक्शन किया हमने 5O2 से, तो क्या आपको देगा, P4O10 फॉर्म होगा इस रिएक्शन में। ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टी और होता है दैट वी कैन ऐड अप, कि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होता है, नाइट के अंदर ये शाइनिंग प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, इट ग्लोज इन डार्क। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज केमी ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनिसेंस, बड़ा सा नाम है, केमी ल्यूमिनेसेंस। तो प्रोडक्ट ग्लोइंग इन डार्क कंडीशंस कॉल्ड एज केमी ल्यूमिनेसेंस। फिर क्या होता है प्रॉपर्टीज के अंदर, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इट डिसॉल्व्स इन कॉस्टिक अल्कलीज। और क्या होता है कॉमन रिएक्शन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, जो हमने पहले भी पढ़ी थी प्रॉपर्टीज के अंदर, इट डिसॉल्व्स
in caustic alkalis on boiling in inert atmosphere giving phosphine pH 3 giving phosphine pH 3। रिएक्शन क्या होता है? अगर हम रिएक्शन करते हैं pH P4 का इन प्रेजेंस ऑफ सपोज NaOH ले लिया हमने प्लस 3 वाटर, तो क्या बनता है? इट फॉर्म PH3 प्लस NaH2 PO2 NaH2 PO4 इसका तो ये तो होगा फॉस्फिन। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट 3 सोडियम मींस बैलेंस कर लो इसको, ये आपका हुआ बैलेंस रिएक्शन होता होगा यहाँ पे। तो रिएक्शन ऑफ P4 प्लस NaOH इन एक्वस मीडियम बॉइलिंग कंडीशंस में क्या होता है? ये देगा आपको फॉस्फिन प्लस NaH2PO2। इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 है फॉस्फोरस का, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। शॉर्ट लिखा है डिसप्रपोर्शनेशन का, डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को। है होता है क्या इस रिएक्शन में? व्हेन सेम सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है। तो डिसॉल्व इन कॉस्टिक अल्कलीज गिविंग in inert atmosphere giving phosphine plus sodium hypophosphite, ये आपका रिएक्शन होगा इसका। अगला आपका आएगा it directly combines with halogens, तो क्या बनता है? पहले बनेगा ट्राइहैलाइड्स एंड देन दे कैन फॉर्म पेंटाहैलाइड्स। लेट्स से एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, अगर हम रिएक्शन होता है क्लोरीन का Cl2 से, तो क्या बनता है? PCl3 4 PCl3 का मीनिंग 6 Cl2 व्हेन Cl2 इज लिमिटेड सप्लाई, तो आपको देगा PCl3। अगर हम रिएक्शन होता है P4 का Cl2 लेंगे एक्सेस में, तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे प्रोडक्ट है PCl5 4 PCl5 का मीनिंग 20 मींस 10 Cl2। तो अगर हम लेंगे Cl2 का अमाउंट होगा लिमिटेड अप्लाई लिमिटेड अमाउंट में, तो बनता है PCl3। अगर Cl2 लेंगे एक्सेस में, तो क्या बनता है? PCl5। फिर क्या है अगला पॉइंट? इट कैन कंबाइन ए नंबर ऑफ मेटल्स। फॉस्फोरस कैन कंबाइन विद ए नंबर ऑफ मेटल्स, काफी से बनता है इसमें, फॉर्मिंग फॉस्फाइड्स। इस एग्जांपल देखो, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम प्लस P4 क्या आपको देगा इस केस में? Ca3P2। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम सेम टाइप का रिएक्शन हो गया विद P4 कैन गिव Mg3P2 C2 कर लेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारा रिएक्शन होता है। तो इसको क्या होता है? फॉस्फाइड्स। यहाँ पर क्या है? फॉस्फाइड के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3 एंड व्हेन दिस फॉस्फाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड, then in the reaction they can produce phosphine, so name is given to them phosphides। तो देखिए phosphides on reaction with metals। फिर क्या होता है? with sulfur। थोड़ा स्पेस कम है, मैं मिटाता हूँ ऊपर वाले। आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे पॉइंट्स को। और एक रिएक्शन रह गया पॉइंट, उसको आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे। एक रिएक्शन होता है कि सल्फर इट कैन कंबाइन टू फॉर्म ए नंबर ऑफ सल्फाइड्स विद वेरिंग फॉर्मूलाज एंड कंपोजिशन। तो इसमें होता है इट कंबाइंस with sulfur with explosive violence, बहुत फास्ट रिएक्शन हुआ, explosive violence forming a number of sulfides, number of sulfides, for example P2S3 P2S5 P4S3 P4S7 फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ सल्फाइड्स। ये हमारा हुआ व्हाइट फॉस्फोरस के सब रिएक्शंस एंड एग्जांपल्स।
प्रिपरेशन एंड इसका प्रिपरेशन तो ज्यादा नहीं है, आपका मेनली प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ये पूछ लेते हैं व्हाइट फास्फोरस के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा ट्रू फॉल्स के बारे में। नाउ वी कैन टेक रेड फास्फोरस। तो नाउ वी टेक रेड फास्फोरस। देखो रेड फास्फोरस क्या है, एक एलोट्रोप है फास्फोरस का। ये क्या होता है बेसिकली, इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ द व्हाइट फास्फोरस। बनता कैसे है, बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। तो आपको क्या देगा इसमें, रेड फास्फोरस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इट इज पॉलीमेरिक। ये क्या होता है, इट इज पॉलीमर ऑफ व्हाइट फास्फोरस। इट कंसिस्टिंग ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। इसमें देखो एक बॉन्ड वाला कम कर दिया हमने, यहाँ पे बॉन्ड है, ये आपका जुड़े गए, तो ऐसे करके क्या होता है, चेन्स बनता रहता है व्हाइट फास्फोरस का। तो चेन्स पे आपको बनाएंगे रेड फास्फोरस। ये स्ट्रक्चर है रेड फास्फोरस का। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं पॉलीमर ऑफ द व्हाइट फास्फोरस। कैसे बनता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है और ये नया बॉन्ड आपका डेवलप होगा इस यूनिट के बीच में। अब होता क्या है कि पॉलीमेरिक नेचर से इसका रिएक्टिविटी कम होता है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू व्हाइट फास्फोरस। तो कुछ पॉइंट्स से इट इज हार्ड, क्रिस्टलाइन, ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं है। जैसे हमारा था व्हाइट फास्फोरस, इन द व्हाइट फास्फोरस स्मेल था स्मेल ऑफ गार्लिक, और दैट इज हाईली पॉइजनस। ये कैसा है, नॉन पॉइजनस इन नेचर, और हार्ड होता है, ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल, ईथर्स। तो क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड इज कॉमनली टेकन, आल्सो कैन टेक ईथर्स और अल्कोहल, वहां पर ये इनसॉल्युबल रहेगा। इट इज मोर स्टेबल देन व्हाइट फास्फोरस। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पॉलीमेरिक नेचर इट इज मोर स्टेबल। और क्या है, इट हैव हायर इग्निशन टेम्परेचर देन द व्हाइट फास्फोरस। कितना था इसका व्हाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना है आपका इग्निशन टेम्परेचर, हायर है 543 केल्विन। सो इससे होता क्या है, अगर हम छोड़ देंगे व्हाइट फास्फोरस को बाहर, इट कैन कैच फायर, बट यहाँ पे क्या है, इट डज नॉट कैच फायर इजीली। इसको अगर हमें करना भी है, फायर को कैच कराना है या कंबशन करना है, तो क्या करना पड़ता है, हमको इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। आगे रिएक्शन दिया हुआ उसका भी है। इट सबलाइम्स ऑन हीटिंग गिविंग वेपर्स ऑफ फास्फोरस व्हिच कंडेंस टू बी व्हाइट फास्फोरस। ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा रेड फास्फोरस है उसको हीट करते हैं, वेपर फॉर्म जाएंगे, और वेपर में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो फिर से क्या बनता है, P4 के बनेंगे मॉलिक्यूल्स। उन वेपर को अगर हम कंडेंस करते हैं तो क्या मिलता है, व्हाइट फास्फोरस। तो एक तरह से आपका वापस मिलेगा आपको व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस से। इसका डेंसिटी है 2.16 ग्राम पर सीसी, हायर देन दैट ऑफ व्हाइट फास्फोरस, जिसका डेंसिटी होता है 1.84 ग्राम पर सीसी। और क्या है, बीइंग पॉलीमेरिक इट इज लेस रिएक्टिव, सो इट बर्न्स इन ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर अराउंड 565 केल्विन। ये बर्न होकर क्या बनाएगा, P4O10 सॉलिड बनता है। और भी क्या है, देखो इसका फिर से वही रीजन है कि बिकॉज ऑफ पॉलीमेरिक नेचर इट कैन रिएक्ट विद द हैलोजेंस, सल्फर और अल्कली मेटल्स ऑन हीटिंग। कुछ कॉमन रिएक्शन और भी देख लेते हैं इसकी। देखो इसका वही है कि बीइंग लेस रिएक्टिव ड्यू टू पॉलीमेरिक नेचर, बीइंग लेस रिएक्टिव, दैट ड्यू टू पॉलीमेरिक नेचर क्या होता है, इट रिएक्ट विद और कंबाइंस विद हैलोजेंस, और अल्कली मेटल्स और सल्फर, कॉमन हैलोजेंस, सल्फर एंड अल्कली मेटल्स ऑन हीटिंग। कंबाइन तो करता है बट हीट करना पड़ता है ऑन हीटिंग। अगर हम रिएक्शन होता है P4 का Cl2 से हीट करने पे क्या देगा आपको, यहाँ पे PCl3 बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4 का मीनिंग 12, 6 पीस, यहाँ पे Cl2 का फिर से कंडीशन सेम है, व्हेन Cl2 इज लिमिटेड सप्लाई तो देगा PCl3। इफ वी टेक P4, आपका फॉर्मूला सेम लिखते हैं इसका, रेड फास्फोरस का भी प्रोडक्ट सेम बनता है, ऑन हीटिंग विद Cl2 एक्सेस तो क्या आपको देगा PCl5, तो 10Cl2 when Cl2 is excess, heating phosphorus with sulfur acid तो क्या बनता है इस केस में, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस के लिए 8P4 और यहाँ पे 3S8, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है P4S3। तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे
वी कैन एट 8p4s3 बैलेंस आपको आ जाएगा इसमें। तो ये आपको बनता है सॉलिड वाष्प में। इसके लिए रिएक्शन होता है एट अराउंड 453 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करने पर इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। ये आपका रिएक्शन होगा इस केस में इनर्ट एटमॉस्फेयर में विद सोडियम मेटल। क्या आपको देगा रिएक्शन? सोडियम प्लस P4 ये आपको देगा Na3P4। तो 12 सोडियम से आपको देगा सोडियम फॉस्फाइड। और इसमें अगला पॉइंट क्या है? इट डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन एंड डज नॉट रिएक्ट विद caustic alkalis। caustic alkalis इससे होता क्या है कि इसका सेपरेशन कर सकते हैं कि किससे? व्हाइट फास्फोरस से। कि अगर हम व्हाइट, आपको सैंपल दिया है व्हाइट फास्फोरस इसके अंदर है और आपका इसमें रेड फास्फोरस भी है, तो क्या करेंगे हम उसमें डालते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं बॉइलिंग KOH और NaOH में। तो क्या बनता है? जो आपका व्हाइट फास्फोरस है वो डिसॉल्व हो जाएगा और जो रेड फास्फोरस है वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो सेपरेशन यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन को। It does not react with caustic alkalis, so this property can be used. This property can be used and used to separate white phosphorus जो रिएक्ट करता है from रेड फास्फोरस। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है रेड फास्फोरस का। नाउ वी टेक ब्लैक फास्फोरस।